दोस्तों, आशा है कि आप बारिश की आवाज़ सुन सकते हैं। तेज़ बारिश हो रही है। मैं बिहार में हूँ। बारिश की पृष्ठभूमि में बारिश संबंधित हूँ। घर से न निकल पाने की बंदिश में एक विश्व प्रसिद्ध उपन्यास का पाठ आपको सुनाती हूँ। जैनेन्द्र का त्याग पर कुछ प्रारंभिक। सर एम दयाल जी इस प्रांत के चीफ जज थे और जजी त्याग कर इधर कई वर्षों से हरिद्वार में विरक्त जीवन बिता रहे थे। उनके स्वर्गवास का समाचार 2 महीने हुए पत्रों में छपा था। पीछे कागजों में उनके हस्ताक्षर के साथ एक पांडुलिपि पाई गई, जिसका संक्षिप्त सार इस्ततः पत्रों में छप चुका है। उसे एक कहानी ही कहिए। मूल लेख अंग्रेजी में है, उसी का हिंदी उल्था यहाँ दिया जाता है। ये लेखक कह रहे हैं, ये अनुवाद नहीं है, ये मूल उपन्यास है। लेखक के एक पात्र ने लिखा है अंग्रेजी में। ऐसा मुझे लग रहा है कि वही बात है। हाँ, उनके हस्ताक्षर के साथ एक पांडुलिपि पाई गई, उसी का हिंदी उल्था यहाँ दिया जा रहा है ना। ये फिक्शन का हिस्सा है। मतलब वो जो हम एक रचते हैं वितान कहानी का या उपन्यास का, जिसमें एक पात्र होता है। अब हो सकता है कि वो किसी से मिलता जुलता हो। आज़ाद जजों ने इस्तीफा दिया है और उसके बाद विरक्त जीवन बिताया है। हो सकता है कुछ ने लिखा भी हो, लेकिन ये जो हमारा पात्र है जो इस उपन्यास में हमें मिल रहा है, उसने लिखा है मूल अंग्रेजी में। और हमारा जो लेखक है यानी कि जो जैनेन्द्र जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि उस फिक्टिशियस पार्ट के अंग्रेजी लेखन का ये रूपांतरित हिंदी स्वरूप है। लेकिन है तो यही ये जैनेन्द्र जी का लिखा हुआ मौलिक उपन्यास। ऐसा ही मानकर मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैं माफ़ी चाहती हूँ यहाँ इतनी लंबी व्याख्या के लिए, लेकिन मैं किसी भी कहानी अथवा उपन्यास की संरचना में किए जाने वाले प्रयोगों और लेखकीय आज़ादी के परचमों की बात करना चाहती थी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी अभी मैंने कोरोना पे एक कहानी लिखी है जिसमें ऐसा ही है। लेखिका जो है वो एक स्क्रिप्ट राइटर है और वो एक नायिका को रच रही है, और कहानी उस नायिका की भी है और इस स्क्रिप्ट राइटर की भी है। कहानी में से स्थानों और व्यक्तियों के नाम और कुछ ऐसे ही ऐहिक विवरण अनिवार्य न होने के कारण बदल या कम कर दिए गए। नहीं भाई, पाप पुण्य की समीक्षा मुझसे न होगी। जज हूँ, कानून की तराजू की मर्यादा जानता हूँ, पर उस तराजू की ज़रूरत को भी जानता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि जिनके ऊपर राय रत्ती नाप जोख कर पापी को पापी कहकर व्यवस्था देने का दायित्व है, वे अपनी जाने। मेरे बस का वह काम नहीं है। मेरी बुआ पापिष्ठा नहीं थी, यह भी कहने वाला मैं कौन हूँ। पर आज मेरा जी अकेले में उन्हीं के लिए 4 आंसू बहाता है। मैंने अपने चारों ओर तरह तरह की प्रतिष्ठा की बाढ़ खड़ी करके खूब मजबूत जमा ली है। कोई अपवाद उसको पार कर मुझ तक नहीं आ सकता, पर उन बुआ की याद जैसे मेरे सब कुछ को खट्टा बना देती है। क्या वह याद मुझे अब चैन लेने देगी? उनके मरने की खबर अभी पाकर बैठा हूँ। वह सुखपूर्वक नहीं मरी, पर इतना तो मैं उनकी मौत के 10 वर्ष पहले से जानता था। फिर भी जानना चाहता हूँ कि अंत समय
क्या उन्होंने अपने इस भतीजे को भी याद किया था? याद किया होगा, यह अनुमान करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम लोगों का असली घर पछाह की ओर था। पिता प्रतिष्ठा वाले थे और माता अत्यंत कुशल गृहिणी थी। जैसी कुशल थी वैसी कोमल भी होती तो, पर नहीं, उस तो के मुंह में नहीं बढ़ना होगा। बढ़े कि गए, फिर तो सारी कहानी उस मुंह में निगलकर समा जाएगी और उसमें से निकलना भी नसीब न होगा। इतना ही हम समझें कि माँ जितनी कुशल थी उतनी कोमल नहीं थी। बुआ पिताजी से काफ़ी छोटी थी, मुझसे कोई 4-5 वर्ष बड़ी होंगी। मेरी माता के संरक्षण में मेरी ही भांति बुआ भी रहती थी। वह संरक्षण ढीला न था और आज भी मेरे मन में उस अनुशासन की कड़ाई के लाभालाभ पर विचार चला करता है। पिताजी 2 भाई थे और 3 बहनें। भाई पहले तो ओम सियरी में युक्त प्रांत के उन जिलों में रहे, फिर एकाएक उनकी इच्छा के अनुकूल उन्हें बर्मा भेज दिया गया। दोस्तों, ये जो समय है जैनेंद्र का, शरद चंद्र का, और जैनेंद्र के विषय में किसने कहा था ये? मुझे लगता है अगे ने कहा है कि जब जैनेंद्र आए तो हिंदी को एक साथ रवि बाबू और शरद चंद्र मिल गए। तो जैनेंद्र का जो ये समय है और शरद चंद्र का, ये बर्मा जाने का समय हुआ करता था और उसको प्रवास खूब माना जाता था। और कमाल है कि आजकल के प्रवास में बर्मा का जिक्र, प्रवासी साहित्य में बर्मा के जाने के इतिहास का जिक्र ही नहीं आता है ना। भाई पहले तो ओवरसियरी में युक्त प्रांत के इन जिलों में रहे, फिर एकाएक उनकी इच्छा के अनुकूल उन्हें बर्मा भेज दिया गया। वह तब से वहीं बस गए और धीमे धीमे आना जाना एक राह रस्म की बात रह गई। इधर वह सिलसिला भी लगभग सूख चला था। 2 बड़ी बहनें विवाहित होने के बाद प्रसव संकट में चल बसी थी। अकेली यह छोटी बुआ रह गई थी। पिताजी उनको बड़ा स्नेह करते थे, उनकी सभी इच्छाएं वह पूरी करते। पिता का स्नेह बिगाड़ न दे इस बात का मेरी माता को खास ख्याल रहता था। वह अपने अनुशासन में सावधान थी। मेरी बुआ को प्रेम करती थी, यह तो किसी हालत में नहीं कहा जा सकता, पर आर्य गृहिणी का जो उनके मन में आदर्श था, मेरी बुआ को वे ठीक उसी के अनुरूप ढालना चाहती थी। बुआ का तब का रूप सोचता हूँ तो दंग रह जाता हूँ। ऐसा रूप कब किसको विधाता देता है? जब देता है तब कदाचित उसकी कीमत भी वसूल कर लेने की मन ही मन नियत उसकी रहती है। पिताजी तो बुआ की मोहिनी मूरत पर रीझ जाते थे। खैर, उस बात को छोड़ें। मेरी और बुआ की खूब बनती थी। वह शहर के बड़े स्कूल में बग्घी में पढ़ने जाती थी और घर आकर जो नई शरारतें वहाँ होती, अकेले में सब मुझको ऐसा सुनाती थी। आज मास्टर जी को ऐसा छकाया कि प्रमोद तुझे क्या बताऊं कहकर वह ऐसा ठहाका मार कर हंसती कि मैं देखता रह जाता। उस समय मुझे कहानी की परियों का ध्यान हुआ था और मैं मुग्ध भाव से अपनी बुआ की ओर आकृष्ट हो रहता। कहती, प्रमोद वह है नहीं गणित के मास्टर। शीला ने उनकी कुर्सी की गद्दी में पिन चुभो कर रख दी। शीला बड़ी नटखट है। मास्टर की एक आंख तूने नहीं देखी प्रमोद। मास्टर देखते इस तरफ हैं तो वहाँ किसी और तरफ देखती है। पिन जो चुभी तो खूब बिगड़े। डपट कर बोले, यह किसकी शरारत है? वह खड़ी हो जाए। सब लड़कियां सहमी बैठी रहीं। शीला ऐसी हो गई जैसे ऊद बिलाव के आगे मूसी। मास्टर ने बेंत फटकार कर कहा, मैं तुम में से एक एक को पीटूंगा। सचमुच उनको बहुत गुस्सा था। उनका गुस्सा देखकर सब लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखने लगीं। यह मुझको बुरा लगा। मैंने खड़े होकर कहा,
यह मेरा कसूर है मास्टर जी। मास्टर जी, पहले तो मुझको देखते के देखते रहे, फिर कहा यहाँ आओ। मैं चली गई। कहा हाथ फैलाओ। मैंने हाथ फैला दिया। उस फैली हथेली पर उन्होंने 3-4 बेत मारे। मैंने समझा था कि और मारेंगे, पर जब बेत उन्होंने अपने हाथ से अलग कर दिया तो मैंने भी अपना हाथ खींच लिया। सच कहूं प्रमोद, मुझे कुछ भी चोट नहीं लगी। मैं उनकी आंख की तरफ देख रही थी। मास्टर जी मुझे देख रहे थे, पर वह आंख जाने कहाँ देख रही थी। अरे प्रमोद, तू उन मास्टर को एक बार तो ज़रूर ही दे। फिर मास्टर जी ने चिल्लाकर कहा, अब तो नहीं करेगी। मैं चुपचाप खड़ी रही और सोचती रही कि एक बार तो सचमुच का कसूर करके देखूंगी। मास्टर जी ने चिल्लाकर कहा, जाओ। मैं अपनी जगह पर आ गई। शीला मेरे पास बैठती है। वह मुझे ऐसे देखने लगी जैसे खा जाएगी। मैंने कहा, दूध पगली। उसने एक हाथ से मेरे हाथ को वही डेस्क पर रखे रखे दबाया। उसकी आंखें बहुत फैली हुई थीं। शीला बड़ी पगली लड़की है। मैंने कहा, शीला क्या करती है? देख, मास्टर की वह आंख तुझे देख रही है। प्रमोद, तू शीला को जानता है? शीला बड़ी अच्छी लड़की है, पर नटखट भी है। हम दोनों बहनेली हो गई हैं, पर शीला पगली है। स्कूल से मैं आने लगी, तब और कुछ नहीं तो मेरे गले लगकर रोने लगी। मैंने उसके गाल पर चपत मार कर कहा, क्या है शीला, क्या है? वह फफक फफक कर रोती रही, बोली कुछ नहीं। प्रमोद, तुझे एक रोज़ शीला के घर ले चलूँगी, चलेगा? कहते कहते थोड़ी देर बाद एकाएक जाने उन्हें क्या याद आ जाता, चिहुक पड़ती। कहती, अरे चल रे चल, नहीं तो तेरी माँ बिगड़ेगी। मेरी माँ का बुआ सदा डर मानती थी और उन्हें मेरे सामने सदा तेरी माँ कहा करती। बुआ का पढ़ने में विशेष मन नहीं था, पर वह किताब कापियाँ अपनी बहुत अच्छी तरह रखती थी और स्कूल जाने का उन्हें बड़ा चाव था। स्वभाव बड़ा हंसमुख था और निर्द्वंद। बस माँ के सामने ज़रा सकुचाती रहती थी। बचपन की बहुत सी बातें याद आती हैं। वह कैसे मुझे कपड़ा पहनाती थी, कैसे चपत मार मार कर खिलाती, कैसे प्यार करती और कैसे अपने भेद की सब बातें मुझसे कहती थी। यह सभी कुछ याद आता है। धीमे धीमे हम बड़े होते गए और बुआ बुद्धिमती होती गई। मुझे उनकी उपस्थिति में बड़ा ढाढ़स रहता था और मैं उनके साथ के लिए हर वक्त भूखा रहता था। जब वह मुझे मिलती, बड़े मीठे मीठे उपदेश दिया करती। देखो बेटा, बड़ों का कहना मानना चाहिए। अच्छे लड़के आगे जाकर अच्छे आदमी बनते हैं। क्यों भैया प्रमोद, तुम बड़े आदमी नहीं बनोगे? अच्छे लड़के आगे जाकर बड़े आदमी बनते हैं। अच्छे तो बनते ही हैं, बड़े भी बनते हैं। हालांकि दोनों में अच्छे, बड़े में अच्छा निहित नहीं है, लेकिन यहाँ बुआ उसको निहित मान रही है कि अच्छाई बनी रहेगी और बड़प्पन अर्थात ओहदे का आ जाएगा। क्यों भैया प्रमोद, तुम बड़े आदमी नहीं बनोगे? कभी वह मुझे बेटा कहती, कभी भैया कहती, कभी कुछ भी और न कहती, सिर्फ गधा कहती है। दोस्तों, ये उपन्यास है, पूरा समय लेगा अपने पात्रों के चरित्र चित्रण में, उनके विकास में। वह 9वीं क्लास में थी या 10वीं में, मुझे ठीक याद नहीं। मेरी 12 वर्ष की अवस्था होगी। मेरा मन उस समय बिल्कुल बुआ के बस में था। वह मुझे सचमुच बहुत प्यार करती थी, लेकिन तभी मैंने अनुभव किया कि उनके प्यार का रूप बदल गया है। वह मुझे अब उपदेश नहीं देती, बल्कि अपनी छाती से लगाकर जाने पार कहाँ देखने लगती है। वह मुझसे बातें अधिक नहीं करती। मैं पूछता, बुआ क्या बात है, आज स्कूल में क्या हुआ? इस पर वह कहती, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं हुआ। यह कहकर जैसे उनसे मेरी ओर देखा न जाता। तब मैं हाथ पकड़कर उनकी आंखों में देखते हुए कहता, देखो बुआ, तुम हमें कुछ बताती नहीं हो।
इस पर दोनों हाथों को अपने बाएं हाथ में लेकर दाएं हाथ से मुझे धीरे चपत मार कर कहती, है ना प्रमोद बाबू पागल। मैंने उस समय यह भी अनुभव किया कि उन्हें अब एकांत उतना बुरा नहीं लगता। वे शाम के वक्त छत पर खटोला डाले ऊपर उड़ती हुई चीलों को ही चुपचाप देख रही हैं। कभी पतंग के पेंच देखती हैं और कटी हुई पतंग पर जब तक ओझल न हो जाए आंखें गाड़े रहती हैं, और नहीं तो खटोले पर पेट के बल लेटकर कोयल से धरती पर कीरम कांटे ही खींचती हैं। कोयले से धरती पर कीरम कांटे ही खींचती हैं। मैं ऊपर छत पर पहुंचता तो उन्हें इस भाव में देखकर रुका रह जाता। जब उन्हें आकर मेरे वहां खड़े होने का बोध होता तो चौंकी सी एकदम कहती, अरे प्रमोद तू कहाँ था? यहीं था। क्यों रे, तू अब मुझसे बोलता ही नहीं। मैं बिना जवाब दिए पास आकर खटोले पर उनके बराबर बैठ जाता। वह शनैई शनैई मुझको अपने ऊपर ही लुढ़का लेती, कहती, देख पतंग देख पतंग। मैं कहता, हाँ तू पतंग उड़ाएगा। मैं कहता, बाबूजी मना करते हैं। इस पर वह एकाएक मुझे अंक में भरकर उत्साह के साथ कहती, हम तुम दोनों संग संग पतंग उड़ाएंगे, ऐसी उड़ाएंगे कि खूब दूर, सबसे ऊंची उड़ाएगा पतंग। मैं कहता, पैसे दो मैं लाऊं। वह थोड़ी देर मुझे देखती, वह दृष्टि अनबूझ होती थी, मानो मैं उन्हें दिख ही न रहा हूं। मुझसे आर पार होकर जाने वह क्या देख रहे। एकाएक शिथिल पड़कर कुछ लजा कर कहती, चल रे पतंग से बालक गिर जाते हैं। इन्हीं दिनों की बात है। एक रोज स्कूल से वह काफी देर से लौटी। माँ ने पूछा, कहाँ रह गई थी? शीला के यहाँ चली गई थी। उस दिन बुआ रोज से अस्थिर मालूम होती थी। वह प्रसन्न थी और किसी काम में उनका जी नहीं लगता था। उन्होंने मुझसे तरह तरह के प्रस्ताव किए, तरह तरह की बातें की। प्रमोद एक रोज नहर के पुल चलना चाहिए, चलोगे? बताओ तुम्हें मिठाई कौन सी अच्छी लगती है? घेवर, घेवर भी कोई मिठाई है? छी, देखो तो पतंग नहीं लाए ना। प्रमोद, मैं शीला के यहाँ रह गई थी, तेरी माँ को कुछ ख्याल तो नहीं हुआ होगा। चल रे चल प्रमोद, यहाँ क्या कमरे में बैठना, चलकर ऊपर हवा में बैठेंगे। क्यों? एक बात कहती थी कि झट भूल जाती थी। उस समय उनके मन में ठहरता कुछ नहीं था, न विचार न अविचार, जैसे भीतर बस हवा हो और मन हल्का फुल्का बस उड़ उड़ आना चाहता हो। वह बेबात हंसती थी और बेबात मुझे पकड़कर इधर से उधर खींचती थी। उस दिन वह मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने कहा, बुआ आज क्या बात है? बोली, मैं बुआ हूँ, बुआ मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रमोद, तू मुझे जीजी कहा कर। जीजी? शीला मुझे जीजी कहती है। मैंने कहा, मेरी तो बुआ हो। मैं नहीं बुआ होना चाहती। बुआ? छी, देख चिड़िया कितनी ऊंची उड़ जाती है, मैं चिड़िया होना चाहती हूँ। मैंने कहा, चिड़िया? बोली, हाँ चिड़िया। उसके छोटे छोटे पंख होते हैं, पंख खोल वह आसमान में जिधर चाहे उड़ जाती है। क्यों रे, कैसी मौज है। नन्ही सी चिड़िया, नन्ही सी पूंछ, मैं चिड़िया बनना चाहती हूँ। उस रोज रात को यह मुझे देर तक अपने से चिपटाए रहे। पूछने लगी, प्रमोद तू मुझे प्यार करता है? सुनकर बिना कुछ बोले मैंने अपना मुंह उनकी छाती के घोंसले में और दुबका लिया। इस पर वह बोली, प्रमोद मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। उस रोज के बाद कई दिन तक उन्हें स्कूल से आने में देर होती रही। एक रोज इतनी देर हुई कि नौकर को भेजना पड़ा और वह उन्हें शीला के घर से बुला कर लाया। उससे तीसरे रोज की बात है। मैं बाहर से घर में आया था। देखता हूँ कि माँ कहीं झपटी जा रही है। मुझे देखते ही ठिठकी
और असंगत भाव से पूछ बैठी, क्यों रे, कहाँ था? माँ की मुद्रा देखकर मुझसे कुछ उत्तर नहीं बन पड़ा। चल ला, बेच तो ला। मैं सुनकर खड़ा रह गया। तब माँ ने चिल्लाकर कहा, सुनता नहीं है, जाकर बेच ला। मुझे किसी बात का कुछ पता नहीं था। डर था कि मैं ही पिटूंगा। डरते डरते बाबूजी के कमरे में से उठा लाकर बेच मैंने दे दिया। इस पर वह बिना कुछ कहे सुने पीछे वाली कोठरी में लौट कर चली गई। घुसते ही उन्होंने किवाड़ बंद कर लिए और उसके बाद ही सपासप बेंत से किसी के पीटे जाने की आवाज़ मेरे कानों पर पड़ी। मैं वहीं गड़ा सा रह गया। बेंत की पहली चोट पर तो एक चीख मुझको सुनाई दी थी। उसके बाद रोने कलपने की कोई आवाज़ मुझे नहीं आई। बेंत तड़ातड़ पड़ रहे थे। मुझे संदेह हुआ कि कहीं बुआ तो नहीं है, पर वह संदेह न टल सका, न पक्का ही हो सका। मैं बेबस भाव से वहीं खड़ा रह गया। मन शून्य पड़ गया था और वह देर मुझे असह्य हो रही थी। थोड़ी देर बाद माँ दरवाज़ा खोलकर बाहर आए। उनके ओंठ नीले थे और जिस हाथ में बेंत था वह कांप रहा था। उनका चेहरा मानो राख से पुत गया था। ऐसा लगता था कि माँ अगले क्षण अपने को ही बेंत से न उधेड़ने लगे। माँ ने अपने को नहीं मार रही हैं तो उन पर बहुत जोर पड़ रहा है। वह मेरे सामने से होकर अपने कमरे में चली गई। जाते जाते द्वार पर रुकी और जोर से अपने हाथ के बेंत को दालान में फेंक दिया। बेंत मेरे पास आकर गिर गया। मेरे कुछ भी समझ में न आ रहा था। मैं सब पकाया सा खड़ा था। थोड़ी देर बाद मैं साहसपूर्वक उस कोठरी में गया। देखता क्या हूँ कि वहाँ बुआ औंधी हुई पड़ी है। उनकी साड़ी इधर उधर हो गई और बदन का कपड़ा बेहद मार से झीना हो गया है। जगह जगह नील उभर आए हैं, कहीं लहू भी झलक आया है। बुआ गुमसुम पड़ी है, न रोती है न सुबकती है। बाल बिखरे हैं और धरती पर पड़ी दोनों बाहों पर माथा टिका है। मुझे वहाँ थोड़ी देर रहना भी असह्य हो गया। मुझसे कुछ भी न बोला गया। बुआ के गले से लगकर मैं वहीं थोड़ा रो लेता तो ठीक होता, परंतु संभव न हुआ। मैं दबे पांव लौट आया। वह दिन था कि फिर बुआ की हंसी मैंने नहीं देखी। इसके 5-6 महीने बाद बुआ का विवाह हो गया। मानो जल्दी जल्दी तत्परता के साथ सब व्यवस्था कर दी गई। बुआ का उसी दिन से पढ़ना छूट गया था। वह उस दिन से सीने, पिरोने, झाड़ने, बुहारने और इसी तरह के और कामों में शांत भाव से लगी रहती थी। काम करते रहने के अतिरिक्त उन्हें और किसी बात से मतलब न था। न किसी की निगाह में पड़ना चाहती थी। कपड़ा कोई धोबी का धुला नया पहनती तो जल्दी मैला भी कर लेती थी। मुझसे वह तब बची बची रहती थी। मुझे तो ऐसा दिखने लगा कि बाबूजी का भी चेहरा भारी हो गया है। वह बुआ से कभी कभी विनोद करना चाहते हैं, पर बुआ को उत्तर में अत्यंत अचंचल देखकर मानो फिर स्वयं अपने में मुंह लटका कर रहते हैं। माँ का अजब हाल है। मुझे काम बेकाम डांटती फटकारती रहती हैं। नौकरों को तो बहुत ही झड़कियाँ सुननी होती हैं, फिर एकाएक फट पड़ती हैं। मैं सामने हुआ मुझ पर टूट कर कहती हैं, आंखें फाड़ कर क्या देख रहा है प्रमोद? बुआ से लेकर झाड़ू खुद नहीं लगाई जाती। आजकल के लड़के बस काम चोर होते हैं। अथवा कहती, कहाँ गया वह बंसी? नहीं है, नहीं, सारा काम बेचारी लड़की को उठाना पड़ता है। अच्छा, 1 रुपया जुर्माना। ये नौकर हरामी होते जाते हैं।
ऐसी बातें हर दिन कुछ न कुछ सुन पड़ती है, पर बुआ से सीधी बात माँ कुछ नहीं कहती। ऐसे ही ब्याह के दिन आते गए और ब्याह हो गया। विवाह होने से पहले बुआ कई घंटे अपनी छाती से मुझे चिपकाए बहुत बहुत आंसू रोती रही। समझाने लगी, भैया प्रमोद, बड़ों की आज्ञा सदा माननी चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। अच्छे लड़के ऐसे ही बनते हैं। प्रमोद, तू एक दिन बड़ा आदमी होगा ना। यूं तो काफ़ी बड़ा हो चला था, निरा बच्चा अब नहीं था, तो भी मैं उस बुआ के अंक में चुपचाप शावक सा पड़ा रहता। बुआ बोली, तेरी बुआ तो मर गई, तू उसे अब कभी याद मत करिए। कैसा राजा भैया है हमारा। उस समय मेरी आंखें भीग आई थीं, लेकिन मैंने बुआ को पता नहीं चलने दिया और मुंह दुबकाए वहीं पड़ा रहा। बुआ के जाते समय मैं खुल कर फूट कर रोया। मैंने किसी की शर्म नहीं की। मैंने चलकर घूंघट वाली बुआ का आंचल पकड़ लिया। कह दिया, मैं बिना बुआ के अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। माँ से कह दिया कि तू राक्षस है और मैं इस घर में पैर भी नहीं रखूँगा। इस पर बाबूजी ने वहीं के वहीं मुझे 2-3 चपट जमा दिए, पर मैं नहीं उठा। आंचल छूटा तो मैं बुआ के पैरों में लिपट गया। उसके पैरों के बिछुओं को मैंने जोर से पकड़ लिया। इस पर बुआ ने झुककर मुझे पैरों पर से उठाया। घूंघट के भीतर उनकी आंखें आंसुओं से सूजी हुई थीं। बुआ ने मेरी ठोड़ी हाथ में लेकर मेरी मुंह की तरफ देखते हुए कहा, प्रमोद, तू मेरी बात नहीं मानेगा, मुझे जाने दे, मैं जल्दी आऊंगी। बुआ के उस आंसू भरे मुखड़े के आगे मेरी हट बिल्कुल गल गई। मैंने पूछा, जल्दी आओगी? मेरी कसम खाओ। अपने प्रमोद की कसम खाती हूँ। पास ही माँ खड़ी थी। उनका मुंह सूखा था। उनको देखकर जी हो आया कि मैं क्यों उनके गले नहीं लग जाऊं और कहूँ, माँ माँ। उनकी ठोड़ी हाथ में लेकर कहूँ, मेरी माँ मेरी माँ। इतने में बुआ ने मेरे हाथ में रेशम का रुमाल थमाया और एक झपट में वहाँ से चली गई। मैं संभल भी न पाया था कि द्वार के आगे से मोटर जा चुकी थी। ये थी विदाई। ऐसे रुखसत हो जाते थे लोग। कुछ पता नहीं माँ ने बुआ को क्यों मारा। और रुखसत होने का उन दिनों यही मतलब था, जैसा कि श्रीधर दुबे जी अपने संस्मरणों में लिख रहे हैं कि रुखसत होने का कभी कभी क्या मतलब हुआ करता था। शायद उनके संस्मरण कल ही मैंने उनसे कहा कि संवदिया की करुणा से भी बहुत आगे की कथा कहते हैं और ये हमसे पहले की स्त्रियों ने झेला है। लेकिन चिट्ठी न मिलने का जो दंश है वह किसी चिट्ठी के मिलने का भी हो सकता है। ये कैसे संभव है? ये एक वाक्य में, 2 वाक्य में, 10 वाक्य में भी बताना संभव नहीं है। यह समूचा स्त्रीय वंश है। अब जब चिट्ठियाँ सबसे अच्छी चिट्ठियाँ गुम हो जाती हैं वीज़ा इंटरव्यू की, और वो चिट्ठियाँ बार बार उछाली जाती हैं जिनको मिलना था, लेकिन जिनके मिलने न मिलने का भी कोई मतलब दरअसल नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर आपको कत्ल करके और ये कहा जाए कि मैं चिट्ठी इसलिए भेज रहा हूँ कि तुम्हें मिल जाए और तुम अपनी हत्या की कार्रवाई के दिन, जिस दिन हम कातिलों को पकड़ेंगे, उस दिन कचहरी ना आना, क्या आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। बहरहाल मैं आगे निकल गई। तो इस कहानी में आगे क्या होगा इस उपन्यास में मैं सचमुच नहीं जानती। कथानक से इतर जो वर्णन है उसमें सबसे पहले तो कि एक रहस्य ने आपका मन बांध लिया, आप इसको आगे पढ़ें। मैं तो पढ़ूंगी ही, आशा है कि आप भी सुनेंगे। कि उस रहस्य से इतर जो चरित्र चित्रण है, जो किशोरी लड़की का मन है, कहाँ आपका ध्यान उलझ रहा है,
क्या आपके मन में आशंकाएं आ रही हैं? किसी भी अंत से पहले हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि हम अनुमान लगाते हैं। क्या यह लड़की किसी के प्रेम में पड़ गई थी जो हमारे प्रमोद की बुआ है? क्या यह समलैंगिक प्रेम में पड़ गई थी? क्या यह इतनी चरित्रवान जिसे इस तरह बेत से मारा गया सचमुच किसी के बहकावे में आ सकती है? तो इतने सारे सवाल बिना इनमें से कोई सवाल उठाए खड़े कर दिए गए। यही बार बार कहा जाता है कि ये कथाकार की अनुपस्थिति है, तो पहले ही कह चुके हैं। बहरहाल, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद इस कालजयी उपन्यास के साथ।